प्रफुल्ल पटेल जी, आपका स्वागत है एबीपी पे। मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि आज आज सुबह जो हम लोगों ने न्यूज़पेपर्स में ऐड देखी है, एटलीस्ट मुंबई में हमने जो न्यूज़पेपर्स में ऐड देखी है, भारतीय जनता पार्टी के द्वारा ऐड दी गई है। आपकी महायुति के अलायंस पार्टनर्स हैं प्रफुल्ल पटेल जी। पहला सवाल यही बनता है मेरा कि मैं आपसे पूछूं कि इस ऐड में जो नारा दिया गया है, जो प्रधानमंत्री और बाकी नेता भारतीय जनता पार्टी के अब दे रहे हैं, एक है तो सेफ है, ऐसा कहा जा रहा है, मैंने खुद भी ऐड देखा पर विश्लेषण मैं नहीं करूंगी प्रफुल्ल पटेल जी, ऐसा कहा जा रहा है कि हर धर्म को दर्शाया गया है उस ऐड में, लेकिन मुसलमानों को नहीं दिखाया गया है। आपकी पार्टी इन चीजों से कितना कंफर्टेबल है? देखिए, हम आज महायुति में महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना के साथ हैं और ये एक मजबूत अलायंस हमने किया है। हमारी पार्टी हमेशा शिव शाहू फुले अंबेडकर के विचारों से ही प्रेरित रही है और वही हमारे विचार और हमारी जो नीति है वो कायम है। हमारा आज महायुति में जो अलायंस है ये निश्चित महाराष्ट्र में एक प्रभावी अलायंस है। काम के आधार पर, विकास के आधार पर, बहुत अच्छी नीतियों के आधार पर हमें विश्वास है कि महाराष्ट्र की जनता हमें पूर्ण बहुमत के साथ इस चुनाव में जिताएगी। और इसलिए वो क्या, वो देखिए, हर पार्टी अपनी अपनी एक आइडियोलॉजी, अपनी विचारधारा और अपनी जाहिरात, एड्स वो दे रही है। उसमें किसी को कोई ही दिक्कत होने की जरूरत नहीं है। जहां तक हम हैं, हमारी विचारधारा है, हमने उस पर कायम है। और आज डेवलपमेंट का एजेंडा माननीय मोदी जी का हो या महाराष्ट्र में हमारे एकनाथ जी, देवेंद्र जी और अजीत पवार की सरकार हो, उसमें विकास का जो मंत्र है, हमको लगता है कि आज देश में सभी जो ये बातें होती है, फिजूल की जो बातें होती है, धर्म जाति और ये सारी जो बातें होती है, ये सब पीछे रह जाएगी जब हमारा देश सही तरह से विकसित होगा। नहीं, और उस विकास प्रफुल्ल के पटेल रास्ते जी, पर आज मोदी जी, आज विकास के रास्ते पर मोदी जी और हमारी महाराष्ट्र की सरकार ले जा रही है। ठीक है प्रफुल्ल पटेल जी, आप कह रहे हैं कि धर्म की बातें सब पीछे धरी की धरी रह जाएंगी, लेकिन अभी भारतीय जनता पार्टी तो धर्म की बातें कर ही रही है, हर रोज कर रही है। हर नेता, ऊपर से लेकर नीचे तक, हर नेता भारतीय जनता पार्टी की ऐसी ही बात कर रहे हैं। आपका कहना ठीक है, आप कहना चाहते हैं कि धर्म पीछे रह जाएगा, लेकिन अभी आज के दिन, और ये ऐड की जो मैं बात कर रही हूँ प्रफुल्ल पटेल जी, इस ऐड के पार्ट आप भी हैं, आप लोग भी इस ऐड में दर्शाए गए हैं, क्योंकि ये महायुति के पार्ट हैं आप लोग। महाविकास आघाड़ी है जिसमें कांग्रेस, एनसीपी पवार साहब की और शिवसेना उद्धव जी की, इनका अलायंस है। आपको मालूम होना चाहिए कि महाराष्ट्र में जब जब भी कट्टर हिंदुत्व की बात हुई है तो केवल और केवल बाला साहब ठाकरे, उद्धव ठाकरे इन्होंने की है। किसी और ने कट्टरपंथी बात यहाँ कर भी नहीं। इंडिया पाकिस्तान की मैच होगी तो पिच खोल देने का, मुंबई में जो नरसंहार हुआ बाबरी मस्जिद गिरने के बाद, उसमें शिवसेना ही आगे थी। उसके पश्चात आपको याद होना चाहिए कि बाला साहब ठाकरे छाती ठोक ठोक के कहते थे कि मेरे शिव सैनिकों ने बाबरी मस्जिद को गिराया। आज इतने कट्टर हिंदुत्व वाली पार्टी, और ऊपर से आप पूछ सकते हैं कि उद्धव ठाकरे अपने भाषणों में 3 महीने पहले तक केवल अपने भाषण की शुरुआत मेरे हिंदू बांधवानों, मतलब आप केवल हिंदू को ही आप एड्रेस कर रहे हैं, बाकी किसी की बात करते नहीं थे। तो महाविकास आघाड़ी को वो चलता है। कभी उद्धव ठाकरे जी ने या शिवसेना ने कभी ये कहा कि हमने जो गलती की, हमने जो नरसंहार किया, हमने मुसलमानों के प्रति जो हमने अपना रवैया लिया, आप तो मुझे हम महाविकास माफी आघाड़ी मांगते की हैं। तरफ ले जा रहे हैं। मैं तो सवाल सिर्फ सीधा आपसे पूछ रही हूँ कि आपकी अलायंस पार्टनर भारतीय जनता पार्टी अब बटेंगे तो कटेंगे कह रहे हैं, हम एक है तो सेफ है कह रहे हैं, इस पर मैं सवाल पूछ रही हूँ। महाविकास आघाड़ी क्या कह रहा है वो उनके लिए, उनके जवाब देने की बात है। ये भाषा महाराष्ट्र में केवल और केवल शिवसेना, बाला साहब ठाकरे और उद्धव ठाकरे बोलते आए हैं। मैं इसलिए कह रहा हूं कि महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी जब बनी, यही सारी ये परेशानियों का बीज बोया गया। अगर कांग्रेस पार्टी और पवार साहब ने, एनसीपी ने उस वक्त ये भूमिका नहीं ली होती कि हम शिवसेना के साथ जाएंगे,
तो शायद आज महाराष्ट्र की राजनीति बिल्कुल अलग होती। आज जो ये सारी बातें जो आप बोल रहे हैं, हर पार्टी अपने अपनी पार्टी का मैनिफेस्टो है, पार्टी की विचारधारा है, लेकिन महायुति में एक विकास का एजेंडा लेकर महाराष्ट्र के भले के लिए, हमारे किसान भाइयों, मजदूर और हम सभी वर्ग को लेकर, देखिए एक बात तो मानना पड़ेगा, आज लाड़की बहन की जो हमारी स्कीम आई है, 1500 रुपये महीना प्रति महिला को मिलता है बहनों को, वो कोई किसी जाति धर्म के आधार पर है? मुसलमान महिलाओं को भी मिल रहा है, आदिवासी, शेड्यूल कास्ट, सभी ओबीसी, सभी को मिल रहा है। आज मोदी जी घर बनाते हैं तो घर किसी धर्म और जाति के आधार पर नहीं है। आयुष्मान भारत की योजनाएं कोई धर्म और जाति के आधार पर नहीं है। हर घर नल से जल मिलेगा, वो कोई जाति धर्म के आधार पर नहीं है। ठीक है तो प्रफुल्ल जितनी भी पटेल जी। योजना आज केंद्र जी। नहीं नहीं, देखिए, हम्म। अगर केंद्र की सरकार जी। उस और या महाराष्ट्र की सरकार डिस्क्रिमिनेशन करे, किसी को मतलब एक समुदाय को दे और बाकी को न दे, तो मैं मान सकता हूँ। आज आपको मालूम नहीं होगा, बहुत सारे लोग बातें करते हैं महाराष्ट्र में मुस्लिम समुदाय के लिए मार्टी, जैसे बाकी पार्टी है शेड्यूल कास्ट के लिए, दूसरे समुदाय के लिए और योजनाएं हैं, आदिवासी के लिए है, वैसे मुसलमानों के लिए भी महाराष्ट्र में हमने योजना लागू की है। मौलाना आजाद फाउंडेशन जो है, उसको आज तक जितनी निधि कांग्रेस या बाकी सरकारों ने, एमबीए ने नहीं दी, उससे ज्यादा निधि हमने प्रदान करने का काम प्रफुल्ल पटेल किया। जी, आपके खुद के नहीं आपके सुनिए, नेता, नहीं सुनना आपके तो पड़ेगा नेता ना। अजीत पवार जी। मदरसों में टीचिंग करने वाले वहां के शिक्षक है, उनकी तनख्वाह 6,000 से 16,000 और 8,000 से 18,000 करने का काम हमारी उसे सरकार कोई ने किया। नकार नहीं रहा है प्रफुल्ल पटेल जी, ये सारे आप लोगों ने स्टेप्स उठाए, इसे कोई नहीं नकार रहा है, लेकिन आपके खुद के नेता अजीत पवार जी भी इतना अनकंफर्टेबल हो रहे हैं कि उन्होंने इंटरव्यू में अब ये बोलना शुरू कर दिया है कि बटेंगे तो कटेंगे जैसे नारे नहीं चलेंगे महाराष्ट्र में, वो खुद कह रहे हैं। तो मेरा पूछना तो वाजिब बनता है आपसे। देखिए, बिल्कुल सही बोला उन्होंने, और ऐसा होना भी नहीं चाहिए। और मुझे नहीं लगता है कि सारी भारतीय जनता पार्टी के सभी नेतृत्व इसी भाषा को बोलते हैं, इस्तेमाल करते हैं। ये बात सही है कि हिंदुत्व की आइडियोलॉजी और फिलॉसफी को लेकर ये बात उन्होंने आगे पिछले जमाने में बहुत ज्यादा की, लेकिन आज आप देखिए आरएसएस के मोहन भागवत जी हो या हमारे प्रधानमंत्री हो, ये सर्व समावेशक भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी भी उस जमाने की जो भारतीय जनता पार्टी आज नहीं रही है। आज ओबीसी, एससी, एसटी और बहुत सारे समुदायों को वो साथ में लेकर चल रहे हैं। और मुझे लगता है कि धीरे धीरे जैसे वक्त जाएगा उसमें सुधार आएगा, जरूर आएगा। और कांग्रेस भी आज अगर इतनी बातें करती है तो मुस्लिम अल्पसंख्यकों के लिए या अन्यों के लिए उन्होंने ऐसा कौन सा काम कर लिया? केवल एक बातें करना और खाली एक असुरक्षितता के माहौल में उनका वोट का उपयोग करना, ये भी कोई बहुत अच्छी बात नहीं है। मगर हम जहां तक है, अजीत पवार की बात आपने पूछी, हम हमारे पहले ही मैंने शुरुआत की कि शिव साहू फुले अम्बेडकर के विचारों पर आज देखिए, हमने हमारी पार्टी के 10% हमारे उम्मीदवार जो किए हैं वो मुस्लिम समुदाय के हैं। आज महाराष्ट्र का अपर हाउस है, उसमें एक ही मुस्लिम है, वो भी हमारे एनसीपी हमने दिया है। तो इसलिए आप अगर सोचोगे कि हमारी भूमिका क्या है, हमारी बहुत स्पष्ट है। और हम चाहेंगे कि महाराष्ट्र की उन्नति, प्रगति सभी को लेकर ये आगे होगी तो ही बेहतर। प्रफुल्ल पटेल जी, क्या ये सच है, और मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, क्या ये सच है कि अजीत पवार जी ये नहीं चाहते हैं कि उनके स्ट्रॉन्ग कॉन्स्टिट्यूएंसीज में और उनके खुद के कॉन्स्टिट्यूएंसी में भाजपा के शीर्ष नेता जैसे अमित शाह जी हो या प्रधानमंत्री जी हो वो आकर कैंपेन करे? क्या ये सच है? क्योंकि ऐसी बातें उनके कैंप से सुनाई पड़ रही है। भाई देखिए, आप लोग अफवाहों पे बहुत ज्यादा विश्वास करते हैं, कोई इधर की उधर, और फिर आप लोगों ही प्रश्न पूछते हैं और एक दूसरे को मतलब लड़ाई करने की कोशिश करते हैं। मैं आपको बहुत स्पष्ट कहता हूँ, महायुति बहुत स्ट्रांग है, आपस में तालमेल बहुत अच्छा है। और आप एक बात समझ लीजिए, ये लोकलाइज्ड इलेक्शन, ये विधानसभा के इलेक्शन, तो विधानसभा के इलेक्शन में बड़े नेताओं की तो ऑफकोर्स एक वातावरण निर्मित करने के लिए, महाराष्ट्र को एक संदेश देने के लिए आवश्यकता होती है, लेकिन विधानसभा के स्तर पर हर कॉन्स्टिट्यूंसी में कोई बड़े नेता की सभा संभव भी नहीं है और होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि वहां का उम्मीदवार ही नहीं चाहता कि बहुत सारी चीजें वहां पर बड़े नेता आते हैं, उनको बहुत इंतजाम करना पड़ता है, के लिए भी परेशानी होती है, समय जाता है, पैसा खर्च होता है, चुनाव की खर्च की मर्यादा भी होती है।
तो मैं ये बात को बिल्कुल मानता नहीं कि हमने या किसी हमारे नेता ने इस प्रकार की कहीं आपस में भी बातचीत की हो। और अगर बातचीत की होती तो मैं तो स्वाभाविक है कि हमारी जो भी रणनीति है उसका एक हिस्सा हूं। तो ऐसी कहीं बात नहीं। प्रफुल्ल पटेल जी, अगर तालमेल इतना बेहतर है भारतीय जनता पार्टी का आपके साथ, तो ये कैसे हुआ कि जब भारतीय जनता पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इतने मुखर तरीके से ये कहा कि वो नवाब मलिक के कैंडिडेचर को सपोर्ट नहीं करेंगे, किसी भी तरीके से उनको बर्दाश्त नहीं करेंगे एज अ कैंडिडेट, तब भी आप आगे बढ़े और नवाब मलिक को आपने टिकट दिया और नवाब मलिक आपके क्लॉक के सिंबल पे लड़ रहे हैं। मैंने देवेंद्र फडणवीस जी से ये बात पूछी, वो नाराज थे इस बात से। उन्होंने बोला कि मैंने अजीत पवार को बिल्कुल साफ शब्द में कहा था कि ये नहीं बर्दाश्त किया जाएगा, तब भी ये किया गया है। अब आप इसका कैसे जवाब देंगे? नवाब मलिक हमारे सहयोगी बहुत वर्षों से रहे हैं। वो आज चुने हुए विधायक है, मंत्री रहे हमारे महाराष्ट्र में कई बार। और उनके मामले में जहां तक हमारा कहना है, ये बहुत स्पष्ट है कि किसी को भी आप दोषी नहीं मान सकते जब तक कानून के द्वारा उनको इस तरह से पाया जाए। आज उनका आरोप है, ठीक है, किसी को उस बात पे कोई आपत्ति होगी तो हम उसको कोई ज्यादा बहस की मुद्दा नहीं बनाएंगे। हमने हमारे उम्मीदवार को आज पूरा हमने पार्टी का समर्थन दिया है, सिंबल दिया है, और हम हमारी बात पे पर कायम आप, है। हाँ, आप अपनी हम बात पे कायम है प्रफुल्ल पटेल जी। आपने नकार दिया, भारतीय जनता पार्टी जो आपके अलायंस पार्टनर है, आपने डिसाइड किया आपको उनकी बात सुननी ही नहीं है, आपको वही करना है जो आपको सही लगता है। आपके अलायंस पार्टनर इतना विरोध कर रहे हैं, ऑब्जेक्शन उठा रहे हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखिए, एक दूसरे का सम्मान तो करना ही पड़ेगा। एक अलायंस कभी भी विदाउट एक दूसरे का एडजस्टमेंट, अगर कुछ एक आध दो मुद्दे ऐसे होते हैं कि जहां पर हम लोगों को ऐसा लगता है कि हमारे विचारों से उनका शायद विचार इस मामले में एक आधा कॉन्स्टिट्यूंसी के लेवल पे नहीं मिलता होगा, जी। तो सो भी इट। मगर बाकी का हमारे पूरे महाराष्ट्र में हम अलायंस में एक दूसरे के लिए काम कर रहे हैं। अजीत पवार हो, मैं हूं, तटकरे जी हो, भुजबल जी हो, केवल एनसीपी के कैंडिडेट के लिए ही नहीं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट्स के लिए या शिवसेना के कैंडिडेट्स के लिए जी। हम काम भी कर रहे हैं, मदद भी कर रहे हैं, और एक दूसरे का सहयोग लिए बिना केवल हम कर रहे हैं ऐसा नहीं है, वो भी हमको कर रहे जी। हैं उतनी ही ताकत के साथ। क्योंकि आखिर महायुति की अगर विजय करना होगा तो सबको एक दूसरे को सहयोग करना होगा। जी। एक आधा कॉन्स्टिट्यूंसी में एक आधा विचार अलग हो तो उसको नजरअंदाज करते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, आपने डिसाइड किया नजरअंदाज करने के लिए। प्रफुल्ल पटेल जी, नवाब मलिक जी ने एबीपी से बातचीत करी है और उस बातचीत में उन्होंने एक बात कही जिस पर मैं आपकी प्रतिक्रिया चाहती हूँ। उन्होंने ये कहा कि लोग चाहते हैं, आपके समर्थक ये चाहते हैं, आपके सपोर्टर्स ये चाहते हैं, वो भी ये चाहते हैं कि अजीत पवार और शरद पवार फिर से साथ में एक हो जाएं और आप दोनों नेता जो हैं पानी की तरह है, एक ही साथ चलेंगे, अलग अलग चल नहीं सकते हैं। ये उनका कहना है कि इलेक्शन रिजल्ट्स के बाद ये दोनों साथ हो जाएं, ऐसा उनकी चाह है। वो कह रहे पार्टी में बहुत और लोगों की चाह है, आपके समर्थकों की चाह है। आप इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, चाह होना एक बात है, व्यक्तिगत किसी का विचार होना एक बात है। बाकी इतना स्पष्ट है कि आज हम अलग पार्टी है। हमारी पार्टी मतलब ओरिजिनल पार्टी है। हम लोग अपना काम कर रहे हैं। नवाब मलिक हमारे साथ है। चाह होना एक व्यक्तिगत सहानुभूति किसी के प्रति होना, लेकिन जहां तक राजनीतिक फैसला है वो हमारे हम उस पर कायम है। और जो भी हमारा अलायंस है वो केवल और केवल महायुति के साथ है। एडजस्टमेंट कोई दूसरी पार्टी या महाविकास आघाड़ी के साथ करने का प्रश्न ही नहीं उत्पन्न होता। तो प्रफुल्ल जी, और मैं मुझे लगता है कि इसमें कोई ज्यादा, इसमें कोई उनके विचार से मतलब ये नहीं, जी। वो खुद तो लड़ रहे हैं हमारे साथ में। जी। प्रफुल्ल पटेल जी, सवाल इसलिए मैंने पूछा क्योंकि ये जो खटपट की बातें सामने आ रही है आप लोगों के बीच में, देखिए डिफरेंसेस तो कुछ मुद्दे पर है ही, आप भी मानते हैं इस बात को। ये डिस्कम्फर्ट जो है, जो थोड़ा बढ़ रहा है क्योंकि बीजेपी ज्यादा से अब हिंदुत्व की तरफ जाती हुई दिख रही है और इस वजह से जो डिस्कम्फर्ट आपके कैंप में बढ़ रहा है, इसलिए मैंने ये सवाल पूछा कि आपको लगता है कि इलेक्शन रिजल्ट्स के बाद ये एक ऑप्शन आप एक्सप्लोर करने के लिए तैयार है? देखिए, कोई सवाल ही नहीं है। एक फैसला जो होता है सोच विचार कर होता है। ऐसा नहीं कि हमें किसी की नीति और नियत के बारे में जानकारी नहीं होती है। सब हमने सोच समझ के ही पूरी पार्टी ने एक फैसला किया जी। और उस फैसले के आधार पर हम आगे बढ़ रहे हैं।
और महायुति में आपको फिर से कहना चाहता हूँ कि बहुत यहाँ पर जमीनी जो हालात है वो मजबूत है। हमारी महायुति की सरकार फिर से विजयी होगी। और मैं आपको ये भी कहना चाहूंगा कि आज जो विकास का जो एक बीड़ा उठाया हुआ है हमारी सरकार ने, बहुत जी। अच्छे काम हुए, बहुत अच्छी योजनाएं दी हैं। आज आपको देखिए, एक लोकसभा के टाइम पे फेक नैरेटिव चल रहे हैं और उस वजह से आपको नजर आता है कि महाराष्ट्र में थोड़ा बहुत यहाँ पर बीजेपी या हमारी महायुति के खिलाफ में वातावरण है। वो जरूर लोकसभा में एक फेक नैरेटिव की वजह से, और केवल एक ही नैरेटिव फेक था कि संविधान बदला जाएगा, आरक्षण है। और ये एक प्रकार से असुरक्षितता लोगों के मन में महसूस हुई और कई जगह पर हुई। भारत में केवल महाराष्ट्र में तो हुई जी। और भी जगह पर ये पाया गया। उत्तर प्रदेश में भी उसी तरह का एक माहौल बना। लेकिन ये फेक नैरेटिव संविधान वाला, ये कोई बहुत ज्यादा, मतलब एक बार आप किसी को मतलब उसकी भावना से खेल सकते हो, तो अब लोगों को भी समझ में आ गया है कि वो चुनावी जुमला था और वो उसका कोई महत्व नहीं है। आज हमारे भारत का संविधान बहुत ही सशक्त है। अभी ट्रम्प जीते अमेरिका में, वहां के संविधान में जब ब्लैक, काली चमड़ी वालों को और महिलाओं को वोटिंग का अधिकार नहीं था, उसके पहले हमको हमारे देश में मिला। बहुत सारी चीजें हमारे संविधान की बहुत मजबूत है। हमारी पकड़ जमीन पे, हमारे संविधान नीचे तक पहुंचा हुआ है, लोगों को मालूम है अपनी क्या अहमियत है। तो इसलिए ये सब बातें एक बार चल सकती है, बार बार ये जुमला नहीं चलने वाला। जी, प्रफुल्ल पटेल जी, मेरा आखिर का 2 सवाल आपसे। आप बहुत प्रवास कर रहे हैं, आप गोंदिया, गढ़चिरौली, विदर्भ के एरिया में आप काफ़ी घूम रहे हैं, ज़मीन पर क्या हो रहा है, ये आपकी ऑब्जर्वेशन है उस बारे में। इसलिए मैं पूछना चाहती हूँ कि आप जिस इलाके में हैं अभी, वहाँ से क्या फीडबैक है प्रफुल्ल पटेल जी? देखिए, विदर्भ एक बहुत अहमियत रखने वाली जगह है, क्योंकि यहाँ पर मैं ये बात कबूल करूंगा कि यहाँ पर ताकत, वजन बाकी सब पार्टियों के बनिस्बत भारतीय जनता पार्टी का ज्यादा है और सामने के साइड से कांग्रेस का है। ये परंपरागत रही है बात, ऐसा नहीं है। जी। हम एनसीपी में भी जब एक थे तब भी कांग्रेस की अहमियत हमसे यहाँ ज्यादा थी। और आज हम महायुति में है तो हमको भी महसूस होता है कि भारतीय जनता पार्टी की पकड़ यहाँ पर स्वाभाविक है, पहले से ही इनकी जड़ें मजबूत है। जी। जहां तक हमारा सवाल है, एनसीपी मेरे जिले में खास करके ज्यादा सीट लड़ती है, क्योंकि हमारी यहाँ पर मेरे वजह से बहुत सालों से एक एनसीपी की एक पकड़ रही है। लेकिन कुछ बाकी जगहों पे जहां जहां हमारे नेताओं स्ट्रांग है, गढ़चिरौली में हमारे आत्माराम साहब है, हमारे पूसद में नाइक फैमिली के इंद्रनील नाइक है, और ऐसे करके जो हमारे उम्मीदवार हैं जो अपने अपने जिलों में सशक्त है, वहां पर जरूर हम लोगों ने कैंडिडेट दिए हैं। और विदर्भ की भूमि में आज जो भी पिछले लोकसभा में नैरेटिव था, मैं फिर से दोहराता हूं कि यहाँ पर दलित संख्या जरा ज्यादा है, आदिवासी ज्यादा है, इस वजह से यहाँ पर लोकसभा में ज्यादा परिणाम दिखा। लेकिन आप अगर ध्यान से देखेंगे तो ऐसा इतना भी कोई ऐसा कोई निराशाजनक चित्र नहीं था। नहीं, सवाल वोट के इसलिए मार्जिन भी कम। जी, सवाल इसलिए पूछ रही थी प्रफुल्ल पटेल जी, क्योंकि विदर्भ का जो एरिया है, जहां कम से कम 62 सीट्स, 62 सीट्स की लड़ाई हो रही है। काफी सीटों पर डायरेक्ट लड़ाई है कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच में। कांग्रेस इस बार, प्रफुल्ल पटेल जी, जो हमारे से जो बातचीत हो रही है और जनरल जो रिपोर्ट आ रही है, कांग्रेस काफी कॉन्फिडेंट लग रही है विदर्भ के एरिया में। उनका ये कहना है कि रिसर्जेंस है विदर्भ में कांग्रेस का। जहां बीजेपी को पिछले 10 सालों में काफी सपोर्ट मिला था, वो इस बार कांग्रेस की तरफ शिफ्ट हो गया और विदर्भ में उनकी अच्छी खासी जीत होगी। इसलिए, और विदर्भ बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है महाराष्ट्र के लिए प्रफुल्ल पटेल जी, और आप उसी एरिया में घूम रहे हैं, इसलिए ये सवाल मैं पूछ रही थी आपसे। देखिए, हर व्यक्ति और हर पार्टी अपनी क्लेम करेगी। जी। कांग्रेस में बहुत सारे नेता है कि जो अपनी अपनी बातें ज्यादा जोर से बोल रहे हैं, और दुर्भाग्य से वो लोकसभा का जो रिजल्ट आया थोड़ा बहुत हमारे विपरीत आया, इस वजह से ये सब बातें संभव है। जी। मैंने कहा ना कि ऐसा जमीन पे अब वातावरण बिल्कुल बदल चुका है। हम भी बहुत कॉन्फिडेंट है। और मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि अब जो नतीजे आएंगे तब आपको ही खुद को आश्चर्य होगा
कि इस तरह की ये जो बातें हो रही थी, या जो भी आप लोगों को क्या है कि एक बार नैरेटिव एक सेट हो जाता है तो आप लोगों को लगता है कि बस वो कंटिन्यू होगा। ऐसा नहीं है। बहुत चुनाव आए हैं, बहुत गए हैं। पिछले 50 सालों में आप देखेंगे अलग अलग चुनाव के अलग अलग पहलू होते हैं। जी और ये जो है पिछले वक्त तो मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में तो आप सब लोग कहते थे कि बिल्कुल यहाँ पर तो कांग्रेस स्वीप करेगी, जीतेगी। जी हरियाणा में अभी चुनाव हुआ, आखिरी दिन तक इवन आपके एग्जिट पोल सर्वे जितने भी पोल मानती आए, हूँ मैं उस बात को। हर ने प्रेडिक्ट किया कि कांग्रेस की स्वीप है। रिजल्ट आया बिल्कुल उल्टा। जी तो ये सब बातें देखिए, मैं ये इस बात को इनकार नहीं करता हूँ कि कोई साइंटिफिक डेटा का कोई वैल्यू नहीं होती है या जमीनी कुछ खबरें आती हैं, लेकिन मैं आपको कह रहा हूँ कि लोग साइलेंट हैं। लोग इतना ज्यादा, जैसे लोकसभा में लोग साइलेंट नहीं थे। हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो घरकुल दिए हैं, उसके अलावा जो आज आयुष्मान भारत है, जी फ्री राशन है, जी ऐसी बहुत सारी स्कीम्स का अब इम्पैक्ट। और मैंने कहा ना फिर से, ये इलेक्शन नेशनल नहीं है, जी ये स्टेट का इलेक्शन है। यहाँ लोकलाइज्ड इश्यूज ज्यादा चलेंगे। आप भी जो बहुत सारे प्रश्न पूछ रहे थे, उसमें एक फैक्टर है कि वो नेशनल या लोकल। और लोकल में आज मैं आपको कह सकता हूं कि बहुत ज्यादा तब्दीली और लोकसभा के बाद हुई है। जी और नॉट ओनली दैट, आज हमारे कैंडिडेट भी तो कॉन्फिडेंट है। मतलब आप लोग बहुत मत बता देते भगदड़ होगी, लोग हैं हमारे एनसीपी से पवार साहब की तरफ जाएंगे। अरे गिन चुनकर 2 लोग लोकल फैक्टर की वजह से हमारे सिटिंग एमएलए 2 ही गए, बाकी तो सब हमारे साथ रहे। अगर वो कॉन्फिडेंट नहीं होते जी तो हमारे साथ क्यों रहते? उनको तो ऑप्शन पवार साहब दे ही रहे थे, क्योंकि उनके पास जितनी भी जगह थी वहां वो हमारे उम्मीदवारों को दे सकते थे। तो ओके इसलिए ऐसी बात नहीं है। अगर कॉन्फिडेंस हमारे को जमीन पर नजर आता है तो वो केवल और केवल, मैं आपको फिर से दोहराता हूं कि यहाँ विकास का एजेंडा सबसे ज्यादा चलने वाला है। और सोशल फैक्टर्स जो लोकसभा में मराठा हमारे भाई बहन उसमें खिलाफ गए, आज जरांगे जी ने भी भूमिका ली है, संयम भूमिका ली है कि भाई मुझे इसमें पढ़ना नहीं है अभी। बहुत सारी चीजें जो लोकसभा में बहुत तीव्र थी। प्याज के दाम 6 कॉन्स्टिट्यूंसी तो केवल प्याज के दाम गिर गए, उसकी वजह से असर हुआ। टेम्पररी कोई इश्यूज थे, ओके आज वो नजर नहीं आ रहे। जी जरांगे ने जो जो स्टैंड लिया है उससे तो फायदा महाविकास अघाड़ी को होता हुआ दिख रहा है, आपको नहीं। मगर जाते जाते प्रफुल्ल पटेल जी यही बता दीजिए कि कितनी सीटों से जीतने की उम्मीद रख रहे हैं, क्योंकि आप बहुत पॉजिटिव साउंड कर रहे हैं। देखिए, अच्छी मेजोरिटी से जीतेंगे। अब ये मैं कोई भविष्यकार नहीं हूं कि कितनी सीटें आएंगी। केवल इतना कहूंगा कि सरकार हमारी बहुत अच्छे से बनेगी, जी बिना किसी की मदद से बनेगी। और ये बिल्कुल जमीनी हालात के आधार पर मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि कहीं सुनी बातें तो अब ऐसा है कि हमारे पास भी एक हर कॉन्स्टिट्यूंसी में रोज कोई आता है, ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है। ये तो होता है चुनाव का, जी इट इज एप्लीकेबल, ये सभी पार्टियों के लिए लागू होता है। जी पर मैं आपको बहुत दावे के साथ कह रहा हूँ कि हमारी विजय निश्चित है। जी ऑलराइट प्रफुल्ल पटेल जी, अपना समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.